नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। आपको पता है इस YouTube चैनल पर आपको सभी पेपर जो कलाम एकेडमी के द्वारा करवाए जा रहे हैं सभी आपको उपलब्ध है, वो करवा दिए गए। आज हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी को जो फाइनल टेस्ट हुआ है उसके बारे में। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 80 से हम शुरू करेंगे आज, क्योंकि 1 से लेकर 80 तक मैंने अलग से वीडियो उपलब्ध करवा दिया। उसमें कॉमन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, तो इस वजह से वो अलग से उपलब्ध करवा दिया। तो अभी 80 से 150 तक हम प्रश्न है वो करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और एसएसटी सब्जेक्ट के बच्चों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। वीडियो जरूर आप सब देख रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार कमेंट भी करें कि आपको कैसा लग रहा है, और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी ग्रुप वगैरह हैं वहाँ पे शेयर जरूर कर दें। और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो हम शुरू करते हैं, आप देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो यही प्रश्न आपको पहला मिलेगा। तो हम सीधा चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि इसमें जो सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते, इसकी वजह से मैं 80 क्वेश्चन है वो एक साथ करवा देता हूँ, मेरे को बार बार ना करवाना पड़े। तो देखो एसएसटी का पेपर है, लेवल 2 के लिए जो फाइनल पेपर आयोजित करवाया गया वही पेपर है। तो देखो इसमें पूछा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे। तो जो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने में जो दो सहयोगी थे, दो लोक सेवक थे, उनका नाम हमसे पूछा है कि वो कौन कौन थे। तो कौन थे, एक तो थे BN राव और एक SN मुखर्जी। ये दो ऐसे लोक सेवक थे जिन्होंने संविधान निर्माण में क्या किया था, मदद किया था। भारत एक गणराज्य है क्योंकि क्योंकि राष्ट्रपति एक लोकप्रिय निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, इसीलिए क्या है, एक भारत गणराज्य है। तो ये इसमें फैक्ट हो गया। उसके बाद में देखो हम आगे बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की। तो 83 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को बदल दिया जाए। सरकारिया आयोग की सिफारिश है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो 83 नंबर में क्या हो जाएगा कि एक राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद में बदल दिया जाए। तो देखो सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसको राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद में क्या कर दिया जाना चाहिए, बदल दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। कब नहीं होगा, वो 84 में, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर वह सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण शब्द किससे संबंधित है। तो परिरक्षण शब्द हमसे पूछा है कि किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से संबंधित है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कथन दे रखा है कि बम्बई वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। कारण है कि यह संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे। तो देखो जो बम्बई वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि अनुच्छेद तो 356 है, उसके अंतर्गत अगर उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को क्या करना नहीं चाहिए, भंग नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन ना करे, इसलिए। तो बताओ कारण और कथन दोनों सही है क्या 86 में। तो 86 नंबर में उत्तर क्या हो जाएगा अपना कि ए और आर दोनों सही है, और आर क्या करता है, ए की व्याख्या करता है। उसके बाद में मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया है उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत शक्ति दी गई है अनुच्छेद बनाने की, दंडनीय अपराध माना जाए, मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना गया उन पर विधि बनाने की शक्ति। तो 87 में क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 35 के तहत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय, संघीय और गणतंत्रात्मक है और भारत को विनाशी राज्यों का गठित अविनाशी संघ कहते हैं। संविधान को लोकतांत्रिक बदलाव का साधन माना जाता है। तो बताओ इसमें से सही कौन कौन से हैं 88 में। तो इसमें तीनों के तीनों क्या है, सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए क्या जरूरी होता है। दोनों जो संसद होती है अपनी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए क्या जरूरी होती है, वो हमसे पूछा है। तो क्या जरूरी होता है, राष्ट्रपति का आशय है वो इसके लिए जरूरी होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दावली भारत के संविधान में
के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शब्दावली है वो भारत के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 38 में उल्लेखित है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसके तहत है? 91 नंबर में 94 नंबर अनुच्छेद के तहत, धारा के तहत। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है? राजस्थान विधानसभा को जो विघटित करने का अधिकार है वो हमसे पूछा है, किसको दिया गया है? राज्यपाल को। संविधान के अनुच्छेद 243 के उपबंधों के तहत किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए गठित निकाय को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा इसमें? नगर पालिका परिषद है वो कहा जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना और हमें सत्य बताना है। 17वीं लोकसभा में अब तक सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई है और 17वीं लोकसभा में राजस्थान से 2 महिला सांसद है। तो 94 में तो राजस्थान से 2 महिला सांसद नहीं है। 17वीं लोकसभा में अब तक क्या हुई है? सबसे ज्यादा महिलाएं निर्वाचित। ये बात तो सही है, तो इसमें केवल 1 हो जाएगा। देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल पर और भी सभी वीडियो है मैंने उपलब्ध करवा दिए सभी पेपर के, तो वो भी आप जरूर देखें। किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 369 का अंत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 269 क है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? वो हमसे पूछा है, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। किस हड़प्पा स्थल के 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने के साक्ष्य मिलते हैं? तो ऐसा कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा, ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है? तो 96 में क्या हो जाएगा? हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किस सैंधव स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए पृथ्वी माता या अरोरा देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कौन सा सैंधव स्थल है ऐसा? 97 में क्या हो जाएगा? हड़प्पा से। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य हमें बताना है कि कौन सा होगा इसमें से। कि राजा का पद वंशानुगत होता था, बिल्कुल होता था। राजा द्वारा लिया जाने वाला हर कर बलिहत कहलाता था, यह भी सही है कि राजा जो कर लेता था उसे बलिहत कहते थे। और राज्य का स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी था, यह भी बिल्कुल सही है। और राजा पूरी तरह निरंकुश होता था, यह बिल्कुल गलत है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कौन से पर्वत पर हुआ था? यह हमें बताना है 99 नंबर क्वेश्चन पे, तो समेध पर्वत पर। किस बौद्ध ग्रंथ में भगवान बुद्ध स्तूप बनाने का उपदेश देते हैं? तो बुद्ध स्तूप बनाने का उपदेश कौन से में देते हैं? किस ग्रंथ में देते हैं हमसे पूछा है, तो सूत पिटक में देते हैं। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गिरिवज्र है वो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख है वो 1 बार हुआ है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त। कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक व उनके समर्थकों को पुनः कांग्रेस में लिया गया? तो तिलक और उनके समर्थकों को पुनः वापस कांग्रेस में कब शामिल किया गया? 111 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 103 के बाद ही आ गया क्या? आ जाएंगे आगे, अगर बीच में रह गए ना। तो कौन से अनुच्छेद के लिए, कौन से अधिवेशन के बाद लिए गए 111 में? लखनऊ अधिवेशन के तहत। निम्न में से असत्य कौन सा हमसे पूछा 112 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, बिल्कुल सही है कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। पंडित रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। बंबई में 1840 को परम हंस मंडली का गठन हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। और हरिदास ठाकुर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, तो यह बात है इसमें गलत है। निम्न में से कौन सी समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही? तो ऐसी कौन सी सरकार थी जो सबसे ज्यादा तक समय तक रही थी? तो 17। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कौन से 3 आयाम सम्मिलित है? तो कौन से हैं इसमें 114 में? तो एक तो स्वास्थ्य है और एक शिक्षा और जीवन स्तर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है? तो बताओ, कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोगों को देता है? 115 में तो 67% लोगों को। राज्य में भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर उचित मूल्य दुकान में आपूर्ति किए गए खाद्यान्न की पोस मशीन से कितने समय में अनिवार्य अपडेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो कितने समय के लिए की जाती है? 48 घंटे में। अब आ गया 104, वापस आ गया ना, क्योंकि वो 103 के बाद 111 पे हम गए थे सीधे। तो अशोक के अभिलेखों में कौन से सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य का उल्लेख नहीं मिलता? तो कौन से राज्य का स्वतंत्र उल्लेख नहीं मिलता 104 नंबर क्वेश्चन में? तो चालुक्य। किस सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? तो रक्त और लोह की जो नीति अपनाने वाले थे बलबन। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था 106 नंबर में? तो क्या था? अस्पताल। निम्नलिखित मुगल सम्राट और उनके मकबरे में सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित हमें पूछा है कि कौन सा नहीं है इसमें? तो बाबर
का मकबरा काबुल में है, जहांगीर का कहाँ पर है 107 नंबर में हम बात कर रहे हैं, तो जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहाँ का आगरा में, लेकिन अकबर का जो मकबरा है वो दौलताबाद में नहीं है। मुगल मेवाड़ संधि किस मुगल सम्राट के काल में हुई थी, तो कौन से मुगल सम्राट के काल में हुई थी, जहांगीर के काल में। दरमत का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था 109 में, तो दरमत का युद्ध औरंगजेब और दारासिका के मध्य। नागा नेता गोडिल्लू को राणा की उपाधि किसने दी थी, तो राणा की उपाधि किसने दी थी, यह हमें पूछा गया 110 में, तो जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में हम बात करें 117 की। अब 117 से शुरू कर देते हैं क्योंकि 116 तक आ गए थे। उदारीकरण के तहत भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमनकरण के अंतर्गत अपनाए गए उपायों में सम्मिलित थे। उदारीकरण के तहत भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विनियमीकरण के अंतर्गत अपनाए गए उपायों में सम्मिलित थे। क्या सम्मिलित थे 117 में हमें बताना है, तो लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोलना और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित अनेक वस्तुओं को अनारक्षित रखा जाए। तो इसमें तीनों के तीनों सही है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुद्रा में आधुनिक रूपों में शामिल है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में क्या शामिल है 118 नंबर में हमें बताना है। तो क्या शामिल है, एक तो करेंसी कागज नोट और एक है करेंसी सिक्के, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितनी स्तरीय संरचना स्थापित की गई है, तो कितनी स्तर की जो संरचना है वो स्थापित की गई है 119 में, तो त्रिस्तरीय स्थापित की गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें आप चैनल, आपको और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो मिलेंगे। और आईसीटी के लिए मैंने जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक है उसके लिए 3 वीडियो मैंने आपको दिए थे, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और भी लेके आऊँगा। मानव विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का HDI मूल्य कितना है, तो HDI मूल्य कितना है भारत का 0.633। औपनिवेशिक काल में कृषि उत्पादकता में कमी का कारण क्या था, औपनिवेशिक काल में कृषि उत्पादकता में कमी का कारण क्या था 121 में, तो इसमें तत्कालीन भू राजस्व प्रणाली भी था कारण, और प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर एवं सिंचाई सुविधा का अभाव, सिंचाई सुविधा का क्या था, अभाव था, और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग किया जाता था, इसलिए कमी होती थी। वर्ष 2021-22 में भारत की स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय अनुमानित है, तो कितनी होगी प्रति व्यक्ति आय 122 में, तो 93,973। वर्ष 1950-51 से 13-14 तक देश की जीडीपी में निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती, तो कौन सी प्रवृत्ति नहीं देखने को मिलती 123 में, तो देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान घटा है, बिल्कुल सही है। देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का निरपेक्ष योगदान घटा है, ये भी 123 की बात करें, यह गलत है इसमें, तो यह हो गया गलत। और देश की जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का सापेक्ष और निरपेक्ष योगदान बढ़ा है, बिल्कुल। देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सापेक्ष और निरपेक्ष योगदान भी बढ़ा है। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति आय में सतत वृद्धि होना जरूरी है, राजनीतिक सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन होने जरूरी है, और निर्धनता और बेरोजगारी में कमी होना जरूरी है, तो उपयुक्त सभी। राज्य में कृषि उपज मंडियों का श्रेणीक्रम किया जाता है, श्रेणीक्रम किया जाता है 125 में किसके, कि मंडी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर। 126 आता है कि हरित क्रांति के पहले चरण 1960 के मध्य से 1970 के मध्य तक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरित क्रांति के पहले चरण 1960 के मध्य से 1970 के मध्य तक के संबंध में निम्न कथनों पर हमें क्या करना है, विचार करना है 126 में। तो देखो इसमें HYV बीजों का प्रयोग कर केवल कम समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा, गलत है। और HY बीजों का लाभ केवल गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को ही मिला, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो हम बात करें 127, मुद्रा की पूर्ति की विस्तृत अवधारणा है, पूर्ति की विस्तृत अवधारणा क्या है 127 में हमसे पूछा है, तो M3। बैंक दर में वृद्धि करने पर व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सर्जित करने की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समय उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है, तो धाराओं का क्रम हमसे पूछा है कि कौन सा व्यवस्थित है, तो इसमें देखो लेब्राडोर, केनारी, ब्राजील और फोकलैंड, ये इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण सही क्रम। और युक्ति वियुक्ति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है, तो किसको उल्लेखित करेगी, ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास को क्या करती है, उल्लेखित करती है। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई, जैतून रिफाइनरी है वो लोनकरणसर में स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, तो वाणिज्य डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है 132 में, मध्य एशिया। निम्नलिखित में से कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, कृषि आधारित उद्योग है हमसे पूछा है 133 में, तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित है। निम्न कथन में से सत्य कौन सा है 134 में हमसे पूछा है, तो सत्य इसमें से कौन सा है कि राष्ट्रीय उद्यान पारितंत्रों की रक्षा का एक कृत्रिम क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान पारितंत्रों की रक्षा का क्या एक कृत्रिम क्षेत्र है।
पृथ्वी पर निर्मित वायुदाब पेटियों में से गतिजन्य पेटी नहीं है। तो पृथ्वी पर निर्मित वायुदाब जो पेटियां है उसमें से गतिजन्य पेटी कौन सी नहीं है? 135 में हमसे पूछा है। तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, वो गतिजन्य पेटी नहीं है। लोहा इस्पात दे रखे और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र हमें दिए गए 136 में, और असुमेलित बताना है। तो पिट्सबर्ग कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्रियोरोग कहाँ पर है? यूक्रेन में। और मैग्नेटोगर्स्क रूस में है, लेकिन लोरेन है वो जर्मनी में नहीं है। सिरोको पवने कहाँ चलती है? सिरोको पवने है वो कहाँ पर चलती है? इटली में। राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना है वो कब हुई थी? 1974 में। अधिकांश मौसमी घटनाएं होती है कहाँ होती है? अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में। डोल्फिन कटक कहाँ स्थित है? तो डोल्फिन कटक है वो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। और शिक्षण विधि एवं उसके प्रवर्तक के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो कौन सा हो जाएगा कि साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन है वो BF स्किनर के द्वारा नहीं दिया गया। निम्न में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का चरण नहीं है? तो हर्बर्ट उपागम का चरण नहीं है अन्वेषण। परियोजना पद्धति में बालक क्या सीखता है? 143 में हमसे पूछा है। तो शारीरिक और मानसिक क्रिया द्वारा सीखता है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है? तो ऐसी कौन सी होती है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। छात्र निष्क्रिय भूमिका निभाते हुए आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकाले। शिक्षण सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो। यह किस उपागम की विशेषताएं हैं? तो किसकी है ये? निम्नतवाद उपागम की। कक्ष में सामाजिक अध्ययन में पिछले 5 वर्षों के दौरान सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? 146 में। तो कौन सी है? ग्राफ। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। निदानात्मक परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? कि इसके आधार पर विद्यार्थियों को ग्रेडिंग प्रदान नहीं की जाती है। उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम है। उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम है छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का समाधान, समायोजन की क्षमता का विकास और संवेगात्मक संघर्षों से मुक्ति सभी। उसके बाद में हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का गुण नहीं है? उत्तम परीक्षण का गुण कौन सा नहीं है? संभाव्यता। और निम्न में से किसने लचीले व अपनाई जाने योग्य सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया है? तो किसने दिया है? NCF 2005। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको करवा दिया 80 से 150 के बाद वाला, और इससे पहले वाला मैंने पहले वीडियो दे दिया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।